नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि आज मैंने आपके लिए 2025 में आए हुए जितने भी यूपी बोर्ड में हिंदी के एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज बने थे, यानी कि जिसमें आपका आता है गद्य वाला पार्ट, साथ में आपके पद्य वाला पार्ट, साथ में कुछ आपके ग्रामर आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपके एग्जाम में 20 आपके एमसीक्यूज बनते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं आपके गद्य और पद्य से मिला करके कह सकता हूँ एमसीक्यू आते हैं। साथ में जो 10 होते हैं वो आपका ग्रामर से आता है। तो यहाँ पे आज मैंने आपके लिए जो गद्य से आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको मैंने आपके लिए लेके आया है। इसके साथ ही जो आपके 2025 में आपको पता है कि अलग-अलग टाइप के कई सारे सेट्स आते हैं जिसमें अलग-अलग क्वेश्चन होते हैं। तो उन सारे सेट्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज बने थे गद्य से, उन सारी का कलेक्शन यहाँ पे है। इसके बाद मैं आपके पद्य वाले पार्ट का जो भी है मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर एक दिन मैंने आपको ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। और आप याद रखिएगा, जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपके यहीं से बनेंगे। साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से ऐसा पढ़े कि आपके जितने भी रचनाएं वाले क्वेश्चन आए, यानी कि जो भी रचनाएं आपसे पूछी जाए आप सारे का आंसर इजीली कर सको। तो मैं उन चीजों को बताने वाला हूं कि आपको कौन सा क्या ऐसा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एक एक करके एमसीक्यूज देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, साथ में जो राइटर होंगे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रचनाएं होंगी उनके बारे में हम आपका बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। और एक चीज और, आपसे विधा पूछी जाती है। विधा का मतलब जो आपका कहानी होता है, जो उपन्यास होता है, ये सब क्या है, विधाएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि ध्रुव स्वामिनी जो विधा है कौन सी नाटक, इसके लेखक आपके कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो याद रखना है कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके लेखक कौन है। तो आपको आंसर इसका याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो नाटक है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन सी रचनाएं मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा, जिससे आपको अगर वो भी एग्जाम में आता है तो आप उन चीजों को कर लीजिएगा। जैसे इनकी और रचना है चंद्रगुप्त, और कह सकता हूं कि स्कंदगुप्त, ये आपने नाम सुना होगा जब चैप्टर पढ़े होंगे तब। तो ये कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो इनसे पूछी जाती है। साथ में कह सकता हूं कि और कौन से रचनाएं होंगी इनकी, तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है अजात शत्रु, और ये आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। और इनसे रिलेटेड जो भी रचनाएं है मैंने यहाँ पे आपके लिए आगे लिख करके लेके आया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है। तो आप यहाँ पे जयशंकर प्रसाद से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका कहानी कौन सी है, और या फिर इसमें कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और अगला नाटक, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपको चंद्रगुप्त याद रखना है, इसके अलावा आपको स्कंदगुप्त याद रखना है, साथ में अजात शत्रु ध्रुव स्वामिनी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा राजश्री भी इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कामना, साथ में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जन्मेजय का नागयज्ञ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें और अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये जो आपका एक घूंट है, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद का एक प्रकार का नाटक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में केवल ध्रुव स्वामिनी नहीं, इन सारे में से जो भी है सब आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कहानी में बात करें तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। इसके अलावा एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है आपका कामायनी। इसके अलावा झरना, लहर, आंसू, ये सब इनके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर वहां आपसे ध्रुव स्वामिनी पूछा गया है तो आपसे हो सकता है कि वो अजात शत्रु पूछ ले, हो सकता है वो कि इंद्रजाल पूछ ले कि इंद्रजाल को किसने लिखा है, हो सकता है कि वो एक घूंट को पूछ ले, या फिर आप लहर। तो ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद से इतने के अंदर से ही सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ते हैं।
आपसे एक चीज पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, यानी कि प्रेमचंद जो है, आप जानते हैं कि प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, तो उपन्यास का सम्राट, यानी कि उनको हम उपन्यास का सम्राट कहते हैं। तो उनका इसमें से कौन सा योगदान ज्यादा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ये ज्यादा करेक्ट है। ज्यादा करेक्ट का मतलब इन्होंने लिखे और भी चीजें हैं, बट सबसे ज्यादा ये फेमस है उपन्यासकार के नाम से। इनको क्या बोला जाता है, उपन्यास का सम्राट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं उपन्यास का सम्राट। और कई सारे इन्होंने लिखे हैं, जैसे आप कह सकते हो कि आपने गोदान का नाम सुना होगा, आपने गबन का नाम सुना होगा, इस प्रकार की चीजें, सेवा सदन, ये सब आप इनके क्या है, उपन्यास है। तो इनके बारे में यहाँ आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको गोदान दिख रहा होगा, गबन दिख रहा होगा, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा, कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कहानी की, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मानसरोवर जिसके 8 भाग हैं, ये आपसे एग्जाम में पिछली बार 2025 में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट कहानी में एक आती है पोष की रात, कफन, और इसके अलावा आपको यहाँ पे पंच परमेश्वर पूछा जाता है। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। और एक ये जो गुल्ली डंडा करके ये भी। और इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो ध्यान दीजिएगा, हंस और जागरण। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किनके बारे में, प्रेमचंद के बारे में। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रानी केतकी के लेखक कौन है। याद रखिएगा, जब आप अपनी बुक खोलते होंगे क्लास 10th की जो हिंदी वाली है, उसमें आप जब उसको जो स्टार्टिंग में प्रस्तावना दिया गया, जो आपका परिचय दिया गया, वहां पे आपको 4 लेखक मिलेंगे। कौन, एक मिलेंगे इंसा अल्लाह खां, जैसे कि आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने 4 लेखक लिखे हैं, जिसमें आपका सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, साथ में लल्लू लाल और साथ में सदल मिश्र। ये यहाँ पे मित्र नहीं, यहाँ पे ये मिश्र रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहेंगे यहाँ पे मिश्र। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इसमें से किसी न किसी से आपको उठा करके एक आपको इनकी रचना के बारे में पूछ लेता है। तो याद रखिए, इंसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की रचना की थी। सदा सुखलाल, याद रखिए स, और यहाँ पे भी आगे स, तो सुख सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर, और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें बता रहा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें यहीं से आपकी पूछी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, आंसर करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी वाला जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो अदर मैं बता रहा, अदर रचनाएं, अदर कह सकता हूं कि जैसे मैंने हंस पत्रिका के बारे में बताया, तो वो प्रेमचंद की थी। तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रेमचंद की कौन सी पत्रिका। आप आगे देखेंगे कि पिछली साल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो आपके सरस्वती पत्रिका की रचना की थी, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सेम उसी तरीके से आपसे किसी भी राइटर के बारे में पूछ सकता है। आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है वो आपसे क्या पूछ रहा कि निम्न में से गद्य की एक विधा नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, गद्य में क्या क्या आता है, तो गद्य में आपकी कहानी आता है, संस्मरण आता है, नाटक आता है, उपन्यास आता है, एकांकी आती है, ये चीजें आती है। लेकिन ये जो महाकाव्य है, ये ग्रंथ एक प्रकार से है, या फिर कह सकता हूं महाकाव्य जो वो पद्य वाला पार्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सी गद्य की विधा नहीं है। क्या आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यही पूछ रहा कि कौन सी गद्य की एक विधा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास तो है गद्य की विधा, नाटक भी है और साथ में एकांकी भी है। और यहाँ पे जो महाकाव्य है इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आप गद्य की विधा में नहीं पढ़ेंगे। आप जब पद्य पढ़े होंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे कि महाकाव्य जो है वो पद्य वाले पार्ट में आपका आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, ये जो एकांकी है, तो एकांकी के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इन चीजों को ध्यान देनी है। तो क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या है, ये आपके एकांकी के जनक कहे जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से प्रेमचंद को हमने उपन्यास का सम्राट का, सेम उसी प्रकार से जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उनको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उनको हम कहते हैं एकांकी का जनक। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, इस चीजों को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 5। बोला कि परीक्षा गुरु
उपन्यास के लेखक कौन है। एक चीज और फिर से हमेशा बार बार बता रहा, ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 2025 में पूछे गए हैं, ये कई बार आपसे इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो आपके PYQs होते हैं वो लगभग कई बार आपके रिपीट होते हैं, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ भी ये हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या आपसे पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, कह रहा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सॉरी यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा कि जो परीक्षा गुरु है उसके लेखक कौन है। और एक चीज और, परीक्षा गुरु कौन सी विधा है, तो आपको याद रखना है ये उपन्यास है। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा हिंदी का पहला उपन्यास आपका कौन सा है, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का पहला उपन्यास और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको पता होगा, और नहीं याद है तो आप जान लीजिएगा, इसको लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास। तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है परीक्षा गुरु के जो लेखक है वो कौन है, लाला श्रीनिवास दास। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि द्विवेदी युग का नाम किसके ऊपर पड़ा। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ता है। सेम उसी तरीके से जो द्विवेदी युग है, तो याद रखिएगा ये द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि ये दो ऑप्शन देंगे आपको, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है वो सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका आंसर यहीं से गलत हो सकता है। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी भी देखोगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप कंफ्यूज हो करके हो सकता है कि आप महावीर प्रसाद द्विवेदी की जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर लगा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है जो कुरुक्षेत्र हमारी है वो है आपकी, कह सकते हैं कि आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। तो ध्यान दीजिएगा कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जो कुरुक्षेत्र है ये आपकी किसकी रचना है, ये आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर। एक चीज यहाँ पे गलत हो गया है, मैं उसको सही कर दे रहा, ये राष्ट्र कवि ये नहीं, मैथिली शरण गुप्त है, तो ये यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा, कुरुक्षेत्र के रचनाकार आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। और एक चीज और, इनसे रिलेटेड कई और सारी रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है, क्या है मैं आपको बता दे रहा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, और अब आपको पता चल गया होगा कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। और साथ में इनकी कुछ और रचनाएं याद रखनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे उर्वशी है जो इनकी फेमस रचना है, साथ में कह सकता हूं कि आपकी कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, हुंकार है, रेणुका है, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये क्या है, तो याद रखिए काव्य, ये आपसे नहीं पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, बस आपसे इसमें रचनाएं पूछी जाएंगी कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर या फिर ये रचनाएं किन की है, तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। साथ में निबंध आपसे पूछा जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे क्या आपसे पूछ रहा, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे क्या पूछ रहा आपसे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। क्या आपसे यहाँ पे पूछ रहा कि जो बादल की मृत्यु है वो किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा कि आपसे पूछ रहा कि बादल की मृत्यु वो किसकी रचना है। तो क्या इसमें उपेंद्र नाथ हस्क की है, तो बिल्कुल नहीं। आपकी जयशंकर प्रसाद की है, तो ये भी नहीं है। राम कुमार वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसका याद रखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत हो गया, वहां पे बी और यहाँ पे सी होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। किसकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा
तो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो एकांकी के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे बादल की मृत्यु को आपको याद रखना है किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपके लिए लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगला जो है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। एक चीज मैंने आपको लिख करके दी थी, क्या अभी यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रेमचंद होते हैं उनका एक रचना है जिनकी कहानी, जिसका नाम है क्या, मानसरोवर, और जिसके कितने भाग है, तो आपने यहाँ पे देखा कि उनके कितने भाग है मानसरोवर के, तो 8। तो यहाँ यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसरोवर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। हाँ, तो पूछ रहा कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक चीज याद रखिए, केवल मानसरोवर ही नहीं, इसके अलावा आपसे इंद्रजाल, ये जो चीजें हैं ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो केवल एक को याद नहीं रखना है, जो आपसे पूछा गया केवल वही नहीं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बताया जा रहे हैं, अगर आप उन चीजों को ध्यान देंगे तो याद रखिए वो जो रचनाएं लगता है कि एग्जाम में नहीं हो पाएगा, वो सारी रचनाओं को भी आप कर ले जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। एक है आपका क्या कि शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी विधा है उपन्यास, और इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय। और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने क्या किया था, तार सप्तक की स्थापना की थी, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये मैं पद्य वाले पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अज्ञेय की, पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके अलावा इन्होंने एक और रचना की थी जिसका नाम है, मैं आपको बता दे रहा, पहले वो क्वेश्चन करा देता हूं। हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो अरे यायावर की रहेगा, ये किसकी रचना है, तो एक चीज दोबारा से कि यही किसकी है, तो एक चीज आपको याद रखना है, ये आपकी अज्ञेय की रचना है। और एक चीज याद रखिएगा, अज्ञेय जो थे वो घूम घूम करके चीजों को देखते थे, फिर उनकी रचनाएं करते थे, तो उनको क्या कहा जाता है, घुमक्कड़ कहा जाता था। तो याद रखिए, जो घूमते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा यात्रा साहित्य। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे मैंने आपको अज्ञेय के बारे में बताया कि ये जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि उपन्यास में कौन सा है, तो शेखर एक जीवनी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नदी के द्वीप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ में ये पूछा जाता है विपुल थगा। इसके अलावा आंगन के पार द्वार, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार आपसे पूछा जाएगा। और साथ में कितनी नाव में कितनी बार, ये वाला जो लिखा गया है ना, कौन कौन सा, आंगन के पार द्वार, साथ में कितनी नाव में कितनी बार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये यात्रा वृत्तांत आपने देखा कि अभी आपसे पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, चीजें यहीं से आने वाली हैं, बार बार रिपीट होने वाला है, तो आपको सारी चीजें यहीं से ध्यान से पढ़ लेना है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है आपसे, ये आपने देख लिया 11 नंबर। 12 नंबर है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भाग में सम्मिलित नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है इन्होंने क्या किया था, आपने हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ा होगा और जानते हैं आपकी, ये आत्मकथाओं को सबसे ज्यादा इन्होंने आत्मकथाएं को लिखी है, साथ में ये इनका आत्मकथाओं में लिखने में ज्यादा रुचि था। तो इन्होंने कई सारी आत्मकथाओं का रचना किया था, जिसमें से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ऐसी है जो उन्होंने नहीं लिखी। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला है मेरी आत्मकहानी, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा नीड़ का निर्माण, फिर इसके पीछे फिर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें मेरी आत्मकहानी है, इन्होंने आत्मकथा लिखा है, तो ये तो इनका ही पार्ट है, ये तो ठीक है, आपको पता होगा। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी पता होगा। आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी है, बट ऐसा नहीं है। ये जो मेरी आत्मकहानी है ये इनकी नहीं है, ये किनकी है, तो याद रखिएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ए। क्यों
क्योंकि ये जो कहानी ये जो है आपका मेरी आत्म कहानी, ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। तो आप श्याम सुंदर दास के बारे में जानते होंगे। तो श्याम सुंदर दास किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास। अब देख रहे होगे आपके एग्जाम में एग्जामिनर में कुछ इस तरीके का एक ही जैसा मिला करके दिया, ताकि बच्चों को ये लगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि क्या आपसे पूछ रहा, क्या आपसे नहीं पूछ रहा। आपको सेम उसी प्रकार से आंसर करना है जैसा पूछा जा रहा। इसके बाद आपसे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के बारे में दिया गया है। एक और यहाँ पे बसेरे से दूर, ये तो अभी मैंने आपको बताया। नीड का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो है ही। ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है, 10 द्वार से सोपान तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब वो पूछा गया है तो याद रखिएगा, इस बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक और चीज, अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर पड़ा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये सारे क्वेश्चन आपके 2020 से 25 से पूछे गए हैं। तो आपने देखा ना कि ये पिछले एक क्वेश्चन में यही सेम रिपीट हुआ था। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक सेट का पेपर दूसरे में भी रिपीट होता है। तो वही क्वेश्चन फिर से सेम है। फंसाने की कोशिश है आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिर से दोबारा रिपीटेड है। आपसे भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बोल रहा कि धूप के धान की रचना किसने की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत है, सी भी गलत हो जाता है, और यहाँ पे ए भी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? तो याद रखिएगा, गिरजा कुमार माथुर। तो 14 नंबर का जो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है? धूप के धान इंपॉर्टेंट रचना है, आपसे पूछी जाती है, तो आपको ध्यान देना ये चीजें। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। अभी आपने देखा कि ये कहाँ पूछा गया था। तो आपने देखा कि हरिवंश राय बच्चन ने 4 अलग अलग आत्मकथाओं के बारे में अभी आपने पढ़ा। तो उसमें आपको क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के रूप में दिखा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी ये कहानी यहाँ पे लास्ट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जो कि आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये आपकी लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। यानी कि आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपसे पूछ रहा कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है जो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और एक चीज और याद रखना है कि ये जो लिखी कागज कोरे नामक रचना है ये क्या है, अगर इससे इसकी विधा पूछी जाए तो ध्यान दीजिएगा ये है संस्मरण। तो एक चीज वहां पे आपको नहीं लिखी गई है, कहां पे? जहां पे हमने अज्ञेय के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इसको लिख लेंगे। कौन सी? क्या है? लिखी कागज कोरे। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा कौन सी, एक यहाँ पे लिखी कागज कोरे, ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ये आपका संस्मरण है। आपने संस्मरण के बारे में पढ़ रखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दी। एक चीज और याद रखिएगा, ये जैसे ही वीडियो खत्म होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको दोबारा से पढ़ सको, यानी कि आपका रिवीजन हो जाए इस पीडीएफ के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा। आगे ये आपका ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। आगे बोला कि क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है। अब आपने देखा कि आपका जो पहला चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल वाला, उसमें आपने ये रचना के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो आपने एक रचना पढ़ी होगी जिसके अंतर्गत उसका नाम है त्रिवेणी, और इसकी रचना कौन किया है? तो याद रखिएगा त्रिवेणी की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचना की? तो आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेणी की। और अगर इसकी बात करें, ये विधा कौन पूछी जाएगी अगर आपसे, तो याद रखिए इसकी जो विधा है वो कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा
आलोचना। तो ध्यान दीजिएगा, विधा भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको मैंने लिखा है और इसको दिखा दे रहा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या यहाँ पे लिखा गया कि जो रामचंद्र शुक्ल है इनकी कुछ रचनाएं आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। कौन कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रचना है। कौन सी? चिंतामणि। विचार विपथी, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। सूरदास, ये इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा, इसके अलावा त्रिवेणी, यही आपसे पूछा गया था। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी थी, तो काशी नागरणी प्रचारणी पत्रिका। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनकी रचना है आनंद कादम्बिनी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को ध्यान देना है और एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ें, ताकि क्या हो, आपका जो भी एग्जाम में रचनाओं से क्वेश्चन बने, सारे रचनाओं को आप कर ले जाओ। इसके अलावा अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है अगला क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? तो याद रखिएगा 17 नंबर तक हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, कौन सा होता है? तो अभी आपको पीछे यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा कौन सा, मैंने यहाँ पे दिखाया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपने देखा कि परीक्षा गुरु था, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। तो मैं उसी चीज को दोबारा दिखा रहा कि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 से पूछे गए हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि एक सेट में पूछा गया तो ये दूसरे सेट में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताया ना, कौन? लाला श्रीनिवास दास। और कौन सी रचना है? तो परीक्षा गुरु। सेम यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछ रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती है एग्जाम में कई बार। तो आपको समझ में आ गया कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका कौन सा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर कौन सा हो जाता है, तो परीक्षा गुरु। ये आपको ध्यान देना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। तो श्रीनिवास दास इसके लेखक हो जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए दोबारा से रिपीट है और दूसरी चीजों में भी, और साथ में ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज और, सेम इसी प्रकार से आपको क्या क्या याद रखना है, पहली कहानी कौन है, पहला संस्मरण कौन है, पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है, पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है, पहला निबंध कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये बार बार लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो आपको भी ध्यान देना है। अब मैं आपको बता दे रहा कि कहाँ से वो आपको मिलेंगे। आप अपने हिंदी की बुक खोलिएगा, स्टार्टिंग का जो आपको प्रस्तावना वाला पार्ट होता है उसमें आप देखेंगे कि आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को भूमिका समझ में नहीं आती है, बट क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं चीजों में से भी आपसे पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका वहीं से पूछा गया। आप देखेंगे कि वहां पे विधाएं दी होंगी, हिंदी की विधाएं, और साथ में कहानी, उपन्यास, ऐसे करके एक एक करके दिया होगा। तो वहां पे ये चीजें दी गई हैं जो कि हाईलाइटेड भी वहां पे है। तो आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको शुक्लोत्तर युगीन कह सकता हूं कि लेखक कौन है। तो एक चीज इसका ध्यान दीजिएगा, जो शुक्लोत्तर युगीन इसमें लेखक है, यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा फिर से दिखा रहा। ये क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर से मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं वो क्वेश्चन आपसे कहां पे मिल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका, क्या पूछा है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मैं आपको दिखा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहां पे है, जस्ट एक मिनट, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट है, लग रहा है इसमें क्वेश्चन आपका है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे बता दे रहा। पहले ये आगे का क्वेश्चन देखिए, बोला कि छायावादी युगी कवि कौन है। एक चीज याद रखिएगा, छायावादी युग कौन सा है सर, जिसमें प्रकृति ऐसा युग जिसमें रचनाओं के अंदर प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया जाता है। और उसमें आपकी महादेवी वर्मा कह सकता हूं, बहुत शुमार लेखिका हैं। और याद रखिएगा महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये जो है इनकी कई सारी रचनाएं हैं। तो आपको सारी चीजें एक एक करके ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी। एक मैं आपको और भी ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं जिसपे आपको सारी चीजें, जैसे शुक्लोत्तर युग में लेखक
उसकी विशेषता, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कौन है? तो महादेवी वर्मा। और याद रखिएगा इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? आधुनिक युग की मीरा। तो क्या नाम है इनका? एक और, आधुनिक युग की मीरा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आधुनिक युग की क्या? मीरा। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे फिर से रिपीट होगा आगे, अभी आप इस चीज को देखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कि पूछ रहा कि कनुप्रिया किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, कनुप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और वो किसकी है? तो एक चीज याद रखिए, ये किसकी है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर धर्मवीर भारती। एक चीज याद रखिएगा, किसकी रचना है? तो आपको आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसके साथ ही कुछ और धर्मवीर भारती की मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रचनाएं बता दे रहा। कौन सा? याद रखिएगा, कुछ और रचनाएं यहाँ पे कौन सी है? तो आपको याद रखना है गुनाहों का देवता। क्या याद रखना है? गुनाहों का देवता। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये रचना है आपकी धर्मवीर भारती की। इसके अलावा कह सकता हूं कि और इंपॉर्टेंट कुछ रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये जो रचना है ये है आपकी धर्मवीर भारती की। तो सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसके अलावा और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे इनकी ठंडा लोहा, ये इनकी रचना है। तो मैं इसको भी लिख दे रहा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका तीसरा क्या हो जाता है? ठंडा लोहा। ये आपसे रचनाएं पूछी जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरी कौन सी है? तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, साथ में गुनाहों का देवता। इसके अलावा और भी है, एक और कौन सा है? एक और आपको ध्यान देना है, ठेले पर हिमालय। ये किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय। ये है रचना आपकी धर्मवीर भारती की। और याद रखिएगा, अगर ये आपसे कनुप्रिया पूछा गया है तो आपसे इन रचनाओं में से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना है। एक और यहाँ पे मैं आपको रचना बता दे रहा इनकी, वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, वो है आपकी अंधा युग। अंधा युग। अब आपको समझ में आ गया होगा कितनी सारी रचनाएं इनकी हो गई, और सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि सारे में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये धर्मवीर भारती की है। कितनी रचनाएं मैंने आपको बताई? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय, साथ में अंधा युग। ये 5 रचनाएं याद रखनी है। इसके साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल धर्मवीर भारती की आपको 6 रचनाएं याद रखनी है। आगे बोला कि नई कविता युग के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, नई कविता युग के कवि के बारे में आप जान रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका, कह सकता हूं कि शमशेर बहादुर सिंह। और नई कविता युग के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो पद्य वाला पार्ट होगा तो उसमें मैं ये चीजें दोबारा से रिपीट करूंगा, और वहां पे मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को भी ऐड करूंगा ताकि आपको आंसर याद हो सके। यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, बट याद रखिएगा हमसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे तो हमको इनको भी याद रखना है। साथ में इनके साथ कुछ और लेखक होते हैं तो उन चीजों के बारे में भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा इसमें और भी लेखक आते हैं, जैसे अज्ञेय आते हैं, साथ में गजानन माधव जो कि आपने मुक्ति बोध के नाम से जाना होगा। ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। पहले इसका आंसर हो जाता है शमशेर बहादुर सिंह। आगे क्या बोला? मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है, मोहन राकेश का यहाँ पे नाटक कौन सा है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु है। नहीं, आपने अजात शत्रु के बारे में भी आगे पढ़ लिया। स्वर्ग की होली, सॉरी सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, नहीं ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आधे अधूरे इनकी रचना है, मोहन राकेश का नाटक है। तो आपको ध्यान देना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आपको ध्यान देना है ये चीजें। और एक चीज और, ये जयशंकर प्रसाद का है अजात शत्रु। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख लिया, मैं आपको दिखा दे रहा कहाँ पे आपने अजात शत्रु के बारे में पढ़ा था। तो ये हो जाता है आपका हाँ, यहाँ पे अजात शत्रु के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अजात शत्रु किसकी नाटक किसका है। तो याद रखिएगा वो आपका जयशंकर प्रसाद का है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो आपका कह सकता हूं कि यहाँ पे आपका टोटल हाँ, इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बचे हुए जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं
क्या है आपका, बोला कि साहित्य की विशेषताएं किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान देना है ये जो साहित्य की विशेषताएं ये कौन से कह सकता हूं कि साहित्य की विशेषताएं कौन सी विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी जो कि निबंध है। तो ये आपको ध्यान देना है कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है निबंध। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रचना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी विधा है। तो ध्यान दीजिएगा साहित्य की विशेषताएं आपका कौन सा है, तो निबंध है। आगे आपसे पूछ रहा है कि महके आंगन चहके द्वार ये किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है, तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। साथ में इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि एक इनकी रचना याद रखनी है कौन सी, दीप जले और शंख बजे, ये आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जाता है, दीप जले और क्या, शंख बजे। तो ये आपको ध्यान देना है, ये भी इनकी रचना है, किनकी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिए ये आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, तो इनकी कुछ रचनाएं आपको ध्यान देनी है। इस तरीके से ये हो जाता है। इसके अलावा और भी इनकी रचना है, बट ये आपको दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जाता है। एक ये वाला जो ऊपर है, महके आंगन चहके द्वार, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे पूछ रहा कि उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, ये एक प्रकार की अगर इसकी विधा पूछी जाए तो वो हो जाती है आपकी कहानी, और दूसरा कि ये किसने लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसने लिखी है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और इंसा अल्लाह खां के बारे में भी आपको मैंने बताया कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था, तो उसका आंसर था आपका इंसा अल्लाह खां। साथ में 4 और लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बोल रहा कि यहाँ पे प्रयोगवाद योगिन कृति है, इसको बाद में बताता हूं। आगे देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैं पद्य वाले पार्ट में बता दूंगा। बोला कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है। तो आपने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ा होगा, तो आप वहां पे जाने होंगे कि इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि आपने चिदम्बरा के बारे में सुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें चिदम्बरा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है चिदम्बरा है सुमित्रा नंदन पंत की। और यहाँ पे कुछ और भी रचना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा। तो पहली जो हिम तरंगड़ी है, तो याद रखिए ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये जो रचना है वो किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। और जो यहाँ पे आपको एक रचना दिख रही होगी यशोधरा, तो याद रखिए ये किसकी है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। तो ध्यान दीजिएगा ये है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, ये नाम याद रखिएगा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और त्रिधारा किसकी है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला भी बता दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नाम याद रखना है, ये जो जितनी भी चारों रचनाएं ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपसे ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। चिदम्बरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत। इसके अलावा कह सकता हूं कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, और साथ में आपकी त्रिधारा वो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा चिदम्बरा के अलावा कुछ और आपको रचनाएं याद रखनी है, जैसे कि इनकी एक और रचना होती है जिसका नाम है आपका क्या, परिवर्तन। याद रखिएगा एक और इनकी रचना है परिवर्तन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कह सकता हूं लोकायतन, लोकायतन। इसके अलावा और इनकी रचना है जो कि आपकी है पल्लव। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है किनकी, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की। ये आपसे ये सारी रचनाएं भी पूछी जा सकती है, चिदम्बरा भी आपसे पूछी जा सकती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका आंसर, तो वो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। साथ में यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो मैथिली शरण गुप्त है इनको क्या कहते हैं, तो भारत का राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिए भारत का राष्ट्र कवि कौन है, तो उसको हम कहते हैं, वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। इनकी कई सारी रचनाएं आपने देखी होंगी, जैसे भारत भारती देखी है,
यशोधरा हो गया, और भी कई सारी रचनाएं मैं आपको एक एक करके बता दूंगा इसी तरीके से। साथ में त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान, और बाकी तो सारी मैंने आपको बता दी। आगे क्या बोला कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। मैंने आपको क्या बताया कि जो पत्रिकाएं हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो हंस पत्रिका है उसका संपादन प्रेमचंद ने किया था, और सेम उसी तरीके से सरस्वती के बारे में हमसे पूछ रहा, तो आपको याद रखना है कि जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के जो जनक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज, आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं और उसमें जितने भी आपके कह सकते हो कि लेखक है जिनके जीवन परिचय दिए गए हैं, आप एक बार उसको नोट कर लीजिएगा कि उनकी जो भी पत्रिकाएं हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में वहां से चीजें पूछी जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आंसर हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि निर्मला किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना है ये जो निर्मला है वो कौन सी विधा की है, तो आपको इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो निर्मला है किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना है ये है आपका उपन्यास। और इसको किसने लिखा है, तो याद रखिए उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो होता है प्रेमचंद को। और इसको किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इसको लिखा है प्रेमचंद ने, जिनके बारे में अभी आपने आगे पढ़ा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा कि पंचपात्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसमें जो आपके पंचपात्र हैं इसके लेखक हैं आपके, कह सकता हूं कि पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है आपका, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बता रहा, चलिए पहले आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बट इसका आंसर यही पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी होगा। अभी मेरे को ज्यादा ही क्लियर नहीं है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि हिमालय की पुकार ये किसकी रचना है। एक चीज याद रखिएगा, एक ऐसे लेखक भी हैं हिंदी में जो क्या करते हैं, नेचर से रिलेटेड चीजों को ज्यादा लिखते हैं, जिनका नाम है क्या, तो याद रखिए जिनका नाम है आपका जयप्रकाश भारती। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने हिमालय की पुकार के बारे में लिखा है। एक और रचना होती है अनंत आकाश, तो उसके बारे में भी किसने लिखा है, तो याद रखिए जयप्रकाश भारती ने। इसके अलावा अनंत आकाश जो मैं आपको बता रहा उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा इनकी एक और रचना कौन सी, तो वो मैंने आपको बताया अनंत आकाश, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, अनंत आकाश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका हो जाता है। इसके बाद 33 नंबर आपसे पूछ रहा कि सेवा सदन के लेखक कौन है, और आपने ये अभी सेवा सदन के बारे में पढ़ा कि जो प्रेमचंद है उन्होंने सेवा सदन के बारे में, मैंने आपको क्या बताया, गोदान हुआ, गबन हुआ, सेवा सदन हुआ, ये सब उपन्यास है। और इसको किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि निहार के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा ये जो निहार यहाँ पे रचना है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है ये किसकी रचना है, तो आपको ध्यान देना है ये है आपकी महादेवी वर्मा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक किस काव्य में है। तो आपकी बुक में ये दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, युग चरण इसका आंसर हो जाता है। तो पूछ रहा कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है आपका, कह सकता हूं कि युग चरण। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आगे आपसे और भी चीजें पूछी गई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा। हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि छायावाद युग जो होता है उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि जो भी नेचर के बारे में जिन रचनाओं के अंदर ज्यादा वर्णन किया गया था वो छायावाद, यानी कि ऐसे लेखक जो छायावाद यानी कि प्रकृति के बारे में ज्यादा चीजों को लिखे हैं उनको छायावाद के अंदर रखा गया है। और साथ में इन्होंने क्या किया था, प्रकृति को एक प्रकार से मानवीय
पुरस्कृत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद का युग या फिर छायावाद युग की विशेषता क्या है? तो प्रकृति का, कह सकता हूं कि मानवीकरण। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आपका कह सकता हूं 2025 के किसी सेट में पहले वाले, दूसरे वाले में आया था और ये चौथे पांचवें में भी आपका आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2025 का ही है। सारे क्वेश्चन आपके 2025 के हैं, बस अलग अलग सेट के आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसका आंसर आपको पता है कि इसके आंसर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसा अल्लाह खा, और इसके साथ 4 और लेखक के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे सदा सुखलाल के बारे में बताया था, लल्लू लाल सदल मिश्र, इनके बारे में मैंने आपको कहाँ बताया था? तो ऊपर मैंने आपको बता रखा है। और याद रखिए यहाँ से चीजें पूछी जाएंगी, इन चारों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के आपको पहले ही बता दिया। क्या है देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको 4 चीजें दिख रही होंगी कि सदा सुखलाल की जो रचना है वो है आपकी सुख सागर, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का है प्रेम सागर, और सदल मिश्र का है नासिके तो पाख्यान। ये इनकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिएगा, फिर ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? तो आपको यहाँ पे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको पहले से आंसर पता चल चुका है कि अजात शत्रु किसकी रचना है। तो मैंने आपको बताया कि ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं थी उसमें आपका अजात शत्रु इंक्लूड था। तो इस क्या आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि जयशंकर प्रसाद हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्या पूछ रहा है कि शुक्ल युग के आलोचक या फिर आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन थे? यानी कि आलोचना जो विधा होती है, जिस तरीके से कहानी हुआ, संस्मरण हुआ, ये चीजें, तो वहां पे आलोचना किसने की थी? तो मतलब आलोचक सबसे बेहतरीन कौन था, या जो आलोचना विधा है उसको सबसे अच्छे किसने लिखा था? तो याद रखिएगा शुक्ल युग में पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा? शुक्लोत्तर युग की समयावधि पूछ रहा। तो आप याद रखिएगा इसकी समयावधि जो होती है वो 1938 से लेकर के 1947 के बीच में होता है। यहाँ पे मैं भी आपको डेट को और भी आगे मेंशन करूंगा, चीजों को बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले यहाँ पे आप लोग इन चीजों को देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। याद रखिए अभी तक ही बिल्कुल, मतलब कि इसके 3 लेखक हैं। पहला आपका कह सकता हूं जयप्रकाश भारती, दूसरा धर्मवीर भारती भी हैं, और तीसरे इनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बट ज्यादा जो इसका परफेक्ट आंसर है, तीनों ने रचनाएं की हैं बट अलग अलग संदर्भ में, और सबकी मीनिंग अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो रचना की है वो कौन है? जयप्रकाश भारती, और इसको मैंने पीछे ही बता दिया। तो इस तरीके से आपको इसका ऑप्शन नंबर 41 का क्या हो जाता है? ए, और जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 42 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर महादेवी वर्मा, या कह सकते हैं इसमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मीराबाई को नहीं कहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महादेवी वर्मा। तो ध्यान दीजिएगा महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, छायावाद युग की ये लेखिका है। इसके अलावा आपसे यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा कई सारी इनकी रचना है। मैंने अभी आपको परिवर्तन के बारे में बताया कि परिवर्तन किसकी रचना है। तो आपने देखा कि जो परिवर्तन है वो आपकी किसकी है? तो आपने देखा वो सुमित्रा नंदन पंत की है। भारत भारती किसकी है? अभी निर्जा आपने देखा कि निर्जा जो है वो महादेवी वर्मा की है, और ये किसका है? महादेवी वर्मा। इसके अलावा ये जो कामायनी है आपने देखा कि ये एक प्रकार का महाकाव्य है, जो कि आपका किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और यहाँ पे एक ही आपका बचता है, जो कि है क्या? भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त का। साथ में इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि इनको हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। साथ में इनकी कुछ और रचनाएं है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी यशोधरा है इनकी, साथ में साकेत, ये सब इनकी रचना है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, क्या है आपको ध्यान देना है। मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे साइड में। यहाँ पे इनकी जो रचना है कौन कौन सी? साकेत, इसके अलावा कौन सी है? यशोधरा,
इसके अलावा जयद्रथ का वध, जयद्रथ का वध, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। साथ में भारत भारती भी इनकी रचना है। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि पंचवटी और नहुस, ये 5 टोटल 6 रचनाएं याद रखिएगा। याद रखिए इतने में से मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। तो एक कौन सी है, तो पंचवटी, और एक कौन सी है, तो याद रखिएगा नहुस। ये आपसे पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सब किनके बारे में है, तो याद रखिए ये सारे हैं आपके मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो इतनी रचनाएं याद रखेंगे और भारत भारती, तो आपको इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपसे इतने ही चीजों के अंदर सारी चीजें हो जाती है। और इनको क्या कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, भारत का राष्ट्र कवि। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्र कवि इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे इसमें से पूछा जा सकता है, तो सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है। आगे क्या पूछ रहा है, शुक्ल युग के निबंधकार कौन सा है, तो याद रखिए शुक्ल युग के निबंधकार इसमें है हजारी प्रसाद। यहाँ पे द्विवेदी रहेगा, ये गलत लिखा गया है, मैं लिख दे रहा नीचे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा कि निर्मला उपन्यास के लेखक या रचनाकार कौन है। याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आपने पढ़ा, वो कहानी लिखे थे। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों लोगों के बारे में आपने नहीं पढ़ा अभी तक। एक और लोगों के बारे में पढ़ा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र है। मैंने आपको बताया इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, और कई प्रकार के आपने इनके उपन्यास के बारे में यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर 45 का है वो ए करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 46 है कि पूछ रहा कि अपनी कहानी की रचना की विधा क्या है। तो याद रखिएगा ये जो अपनी कहानी ये किसकी है, तो ये पहले ये देख लीजिए ये किसकी है, तो याद रखना है ये किसकी है, तो याद रखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो क्या है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी इनके लेखक हो जाते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि कौन सी विधा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ये आपसे लेखक पूछ सकते हैं या फिर आपसे इसकी विधा पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने दोनों चीजें स्पष्ट बता दी, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो आपको सारी चीजों के बारे में यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में मैं बता दे रहा कि इनकी कई सारी रचनाएं हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, इन चीजों को मैंने पहले ही बता दिया। तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अर्धनारीश्वर इन्हीं की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं की रचना है, रेती के फूल भी इन्हीं की रचना है। एक रचना है जो इनकी नहीं है, और अजात शत्रु के बारे में आपने पढ़ा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, सी। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कौन सी इनकी रचना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये नहीं है कि इसमें ये पूछ रहा कि कौन सी रचना इनकी है, कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अजात शत्रु के बारे में आपने देखा कि ये किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की, और आपने इसको ये दूसरी तीसरी बार आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका 47 सही हो जाता है। अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, साथ में मैंने कई सारे और इनकी रचनाएं बताई, सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे मैंने आपको क्या बताया, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि धर्मवीर भारती हैं, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, ये सब किनकी रचना है। तो आपको याद होगा कि ये धर्मवीर भारती की रचना है। और गुनाहों का देवता मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया था। कहाँ पे मैं दिखा दे रहा आपको, सारी चीजें इसी में, जितनी भी चीजें बताया जा रहा याद रखिएगा, सब चीजें इसी में से आपसे पूछी जाएंगी। मैंने धर्मवीर भारती के बारे में अभी आपसे बताया था। यहाँ पे जैसे कि कनुप्रिया के बारे में बताया था आपसे, क्वेश्चन ये 2025 में कनुप्रिया के बारे में पूछा था कि कौन है, तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता अभी आपसे पूछा गया अगले सेट में, तो ये गुनाहों का देवता हो जाता है। इसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय या फिर अंधा युग, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वाला आपने देखा कि दोबारा से पूछ लिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 47 नहीं सॉरी यहाँ पे 48 आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपने
इन चीजों को देख लिया। आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन बचा है, पूछ रहा कि निम्न कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, और इसको मैंने अभी आपको पीछे बता रखा है कहाँ पे, तो यहीं पे मैंने आपको लिख के दिखाया कि ये इनकी रचना है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, यहाँ पे यशोधरा रहेगा, ये यशोधरा हो गया, जयद्रथ का वध, पंचवटी, नहुस, और इनको भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है किनको, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को यहाँ पे भारत का राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि इसका दूसरा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से टोटल आपके 49 क्वेश्चन जो भी बने थे गद्य वाले पार्ट से 2025 में, वो टोटल मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा जो पद्य वाले पार्ट हैं उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में जो आपके ग्रामर वाला पोर्शन है उसको भी मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा। याद रखिए टोटल 4-5 आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से आपकी जो हिंदी है वो टोटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहीं पे छूटा था आपका, हाँ, कि पंचपात्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मैंने इसका आंसर नहीं आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि मैंने पहले ही बता रहा था मैं आपको कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है ये क्या है, ये पंचपात्र के लेखक हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे पेपर के पैटर्न के बारे में देख लीजिए कि पेपर आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें याद रखिएगा जो स्टार्टिंग का 20 क्वेश्चन होता है वो आपका एमसीक्यू होगा। 20 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके एमसीक्यू होंगे, और याद रखिए ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें से जो आपके 10 क्वेश्चन है वो आपका किससे होगा, तो याद रखिए वो आपका गद्य से होगा और पद्य से होगा। साथ में ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये आपका कह सकता हूं व्याकरण से होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो गद्य वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मैंने सब क्वेश्चन को बता दिया। एक और चीज, कई बार मतलब स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हमें ये रचनाएं कहाँ से पढ़नी चाहिए, या फिर कहाँ से इतनी सारी रचनाओं को पढ़ें कि उसके बाहर हमारे एग्जाम से कुछ नहीं आए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में आपने हिंदी की जो बुक ली रही थी, यानी कि आपने हिंदी को जो भी पढ़ा उसमें याद रखिए जितने भी आपके लेखक हैं गद्य के भी साथ में आपके पद्य के भी, यानी कि क्लास 9 की जो बुक है उसमें हिंदी में जितने लेखक हैं याद रखिए, अगर आप उसमें से सारी रचनाओं को देख लेते हैं और क्लास 10th में जो भी रचनाएं हैं यानी कि जितने चैप्टर हैं सभी रचनाओं को। और एक चीज और, आपकी बुक में ऐसा दिया होगा कि कुछ चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है तो उसमें भी जो लेखक हैं उनके भी जीवन परिचय से जो रचनाएं, अगर आप इन चीजों को 9th और 10th वाले दोनों से बुक से लेकर के कर लेते हो तो याद रखिए ये जितनी भी रचनाएं हैं सब उसी के अंदर से आया था, कोई भी आपका बाहर से नहीं आया। तो याद रखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको वो रचनाएं कहाँ से पढ़नी है, ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हम कैसे तैयार करें, तो याद रखिए क्लास 9th के हिंदी की बुक जिसमें जितने लेखक हैं सबकी रचनाएं, साथ में क्लास 10th में आप हैं तो क्लास 10th वाले में भी जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं, अगर आप इतनी चीजें क्लियर कर लेते हो तो याद रखिएगा ये जो जितनी भी आपको रचनाएं पूछी जा रही हैं सारी चीजों को आप बता देंगे। और एक चीज याद रखिए, आगे जो भी चीजें हैं मैं आपको लेके आऊंगा इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं वो डायरेक्टली आपको सीधे तरीके से मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से 2025 में गद्य से आए हुए जितने भी एमसीक्यू हैं मैंने आपको करा दिए। अब आगे जो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आपके जितने भी थॉट्स हैं या आपके एग्जाम में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, यानी कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही या फिर क्या ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो PDF है मैं इसको प्रोवाइड कर दे रहा ताकि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर सको। धन्यवाद।